चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कौन सा? वित्त और कराधान, फाइनेंस एंड टैक्सेशन। देखिए टाइम लगेगा पढ़ने में। कारण क्या है कि हम स्टैटिक भी लेके चल रहे हैं प्लस क्या करंट भी लेके चल रहे हैं। मतलब क्या, करंट के अकॉर्डिंग जो स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो भी कवर हो रहा है। ये पीटी 365 ऐसे बनाया ही गया है। मतलब पूरा करंट स्टैटिक नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन जो करंट के अकॉर्डिंग स्टैटिक है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। और दो तीन चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टैटिक में है, डेफिनेशन हुआ, कार्य हुआ, या इसके टाइप्स क्या हैं, इन सब चीज़ पर बहुत अच्छे से पकड़ रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो आज का आर्टिकल क्या है ये देखिए। आर्टिकल वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। सुर्खियों के थे आखिर। जीएसटी परिषद ने मार्च 2026 में क्षतिपूर्ति उपकर, कंपनसेशन सेस, बहुत ध्यान समझिएगा, शब्दों को बहुत अच्छे से समझिएगा, समाप्त होने के बाद लग्जरी, सिन और डेमेरिट गुड्स, लग्जरी, सिन और डेमेरिट गुड्स पर कराधान हेतु निर्णय लेने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया है। किसने किया है? जीएसटी ने किया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जीएसटी परिषद ने। ये तो रहा आपका कि चर्चाओं में तो भाई छोटी मोटी बातें हैं। अब ये करंट अफेयर्स है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में आपको क्या जानना है, मैटर ये करता है, उसके बारे में देखते हैं। तो अब सवाल सबसे पहले क्या आता है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बारे में। ये क्या है? जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को जीएसटी अधिनियम 2017 बहुत चर्चा में था, पता ही होगा आपको। जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत लागू किया गया है जीएसटी क्षति उपकर। अगर ये क्वेश्चन बनता है उपकर से रिलेटेड, आपको तैयार रहना इसके लिए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया जीएसटी को आए हुए, तो ये इस पर डीप में क्वेश्चन बनना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जीएसटी वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई करना है। राज्यों को होने वाले क्या राजस्व के नुकसान की भरपाई करना है। राज्यों बात हो रही है, ठीक है। ज्ञातव्य है, क्या ज्ञातव्य है कि लग्जरी, सिन और डिमेरिट गुड्स पर 28% कर के अलावा अलग अलग दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया जाता है। मतलब 28% जो टैक्स लगी बात है, उसके अलावा भी अलग अलग दरों पर क्या लगाया जाता है? क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है, सेस। क्लियर बात? अब थोड़ा देख लेते पहले जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में देखें कि उससे पहले हम ये देख लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या है। लग्जरी, सिन और डिमेरिट गुड्स के बारे में सिंपल सा डेफिनेशन पता होना चाहिए। कभी कुछ डेफिनेशन पूछ लेगा कि आपको पता है कि नहीं पता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसके लिए आप क्या करना, तैयार रहना है। देखिए स्पीड बढ़ा लीजिएगा, अगर आपको धीमा लगे तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। लग्जरी गुड्स क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं जो आवश्यक नहीं होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो आवश्यक नहीं होती हैं लेकिन किसी संस्कृति समाज में उन्हें अत्यधिक वांछनीय माना जाता है, जैसे स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, एसयूवी। क्लियर बात? क्या लग्जरी गुड्स आवश्यक नहीं होती है? ऐसा नहीं है कि कोई लग्जरी सामान आप ले रहे हैं तो आपको बिना उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे, ये नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे संस्कृति समाज में उन्हें क्या है, अत्यधिक वांछनीय माना जाता है। मतलब कि ये ले लेंगे तो बहुत इज्जत बढ़ी। अब मान लीजिए खूब वीआईपी 4 व्हीलर कोई ले लिए, वो लग्जरी मानता है। लग्जरी में क्या है कि अब आपने तो ले लिया, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे तो आप खाने बगैर मरने लगेंगे, घूम नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, एक समाज में जैसे आपको BMW या कोई अच्छी गाड़ी हो तो लोग देख कर कहे भाई बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत अच्छा है, इस तरह दिखाता है। भले ही उसका कुछ उपयोग ना हो, 2 ही लोग बैठ कर घूम रहे हों, बात अलग है, लेकिन वो जो एक पैरामीटर होता है वो सेट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लग्जरी गुड्स बोलते हैं। एक चीज हो गया। अब एक आता है सिन गुड्स। सिन गुड्स ये क्या है कि ऐसी वस्तुएं जो समाज के लिए हानिकारक, अवांछनीय मानी जाती हैं, ठीक है, मतलब समाज के लिए नुकसानदायी है, हानिकारक है, तथा समाज द्वारा ऐसी वस्तुओं के सेवन या इनमें संलिप्तता को अनैतिक माना जाता है। मतलब अनैतिक भी माना जा रहा है और हानिकारक भी है, लेकिन फिर भी उसका यूज होता है। जैसे गैम्बलिंग, मतलब जुआ वाला,
या शराब। अब शराब सबको पता है नुकसान भी करता है, गलत भी माना जाता है, लेकिन फिर भी पीते हैं लोग, है ना। तो ये क्या है आपका सिन गुड्स है। अंतर समझिएगा, सिन गुड्स क्या है, लग्जरी गुड्स क्या है। अब एक आता है डिमेरिट गुड्स। कौन सा? डिमेरिट गुड्स। ये क्या है? ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ताओं को पसंद तो आती है, उपभोक्ता मतलब जो उपयोग करते हैं, उपभोक्ताओं को पसंद तो आती, बात ठीक है, लेकिन वास्तव में वे हानिकारक होती हैं और इसलिए उनके उपभोग को हतोत्साहित किया जाता है। जैसे तंबाकू। तंबाकू हर कोई खा रहा है, जो मतलब हर कोई मतलब जो नॉर्मली खा रहा है उसको बहुत अच्छा लगता है। सिगरेट जो पीता है बिना उसके रह नहीं पाता है, लेकिन अब क्या है कि उसके हानिकारक प्रभाव है, कैंसर दिखाया जाता है, कैंसर हो जाएगा, गले में कैंसर, तमाम बात बताई जाती है, लेकिन फिर भी बिक रहा है ना। बस उसे क्या किया जाता है, उसको हतोत्साहित किया, मतलब कम बिके, इतना ही हो सकता है। लेकिन अगर सच में बेचना ही हो, ना बेचना हो तो बंद कर दीजिए, कंपनी बंद कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, उसको हतोत्साहित किया जाता है। ये हो गया आपका डिमेरिट गुड्स। ठीक है, कुछ डिफिनेशन था, डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, उम्मीद रहेगी कि पता होगा आपको। अब बात कर लेते हैं किसमें, जीएसटी के बारे में। इसमें क्या है, आराम सुनिएगा कि जीएसटी पूरे देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है। सबसे पहले क्या है, एकल है, दूसरा क्या है, घरेलू है, तीसरा क्या है, अप्रत्यक्ष है, और उसके बाद क्या है, कानून है। किसका है कानून? कर का। एक ही चीज ध्यान रखिएगा, यह वस्तु के मूल्य वर्धन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है जीएसटी। क्या कहा? मूल्य वर्धन के प्रत्येक स्तर पर। ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह लगेगा, मूल्य वर्धन में जहाँ जहाँ वैल्यू बढ़ेगी वहाँ वहाँ पर इसका जो है उपयोग किया जाएगा। जैसे आटा हुआ है, आटा से क्या बना, ब्रेड बना, ब्रेड से क्या बना, कुछ और बना, मान लीजिए पकौड़ा बना, कुछ और इस टाइप का कुछ और चीज़ बनी, तो वहाँ पर मतलब हर जगह पर, हर स्टेज पर लगाया जाएगा। क्लियर बात? अब देखिए क्या है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक प्रकार का वैट है। जीएसटी एक प्रकार क्या है, वैट है। वैट मतलब मूल्य वर्धित कर, मतलब जहाँ जहाँ पर मूल्य बढ़ेगा वहाँ वहाँ पर जीएसटी लगेगी। याद रखिएगा जीएसटी बारे में। इससे 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया है। किसके जरिए? 101वें संविधान संशोधन। एक पॉइंट ये हो गया। अब क्या आता है, जीएसटी की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र। जीएसटी की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, जरा इसको देख लेते हैं। कर स्लैब देखिए क्या है, इसमें क्या होता है कि एक है 0%, एक है 5%, एक है 12%, एक है 18%, 28%। याद रखिएगा। अब इसमें सर इस आपको डाउट है, सर 5 के बाद 10 होना चाहिए, 10 के बाद 20 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये 5, 12, 18, 28 ये याद रखिए उसे, हम ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, एक है गंतव्य आधारित कर। गंतव्य आधारित कर क्या है, आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला के मतलब एक एक चरण जो होता है सब पे लगाया जाता है। एक ये पॉइंट हो गया। अब एक आता है दोहरी संरचना। जीएसटी की क्या, दोहरी संरचना। दोहरी संरचना क्या है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी सेंट्रल वाला, एक है राज्य वस्तु एवं सेवा कर एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, एक होता है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर मतलब इंटीग्रेटेड, क्या क्या, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, उसके बाद इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये कुछ पॉइंट ये हो गए। देखिए अंतरराज्यीय लेन देन के मामले में आईजीएसटी केंद्र द्वारा संग्रह किया जाता है। जब एकीकृत वाली बात होगी यहाँ पर आईजीएसटी, तो यहाँ पर क्या होगा कि आईजीएसटी किसके द्वारा संग्रह किया जाएगा, कौन संग्रह करेगा, केंद्र सरकार संग्रह करेगी और संबंधित राज्य के साथ क्या करेगा, साझा करेगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो है कलेक्ट करेगी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट के साथ करेगी, किसके साथ करेगी, राज्य साथ करेगी। एक पॉइंट ये हो गया। अब एक आता है एक राष्ट्र एक कर। ये क्या मतलब होगा, देखिए केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों की जगह एक कर। केंद्र एक कर लगाता है, एक राज्य लगाता है, लेकिन इनके जो है इनकी जगह पर क्या लगाया जाए, अप्रत्यक्ष, जितने सारे अप्रत्यक्ष कर हैं इनकी जगहों पर क्या लगाया जाए, एक कर लगाया जाए। इससे क्या मतलब निकला, एक राष्ट्र एक कर। ठीक है। अब मेन चीज़ क्या था है गवर्नेंस। गवर्नेंस इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है क्योंकि आपका सब टॉपिक भी है गवर्नेंस का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है,
जो जीएसटी परिषद निर्णय लेने वाला मुख्य निकाय है। ठीक है, जीएसटी परिषद क्या करता है, निर्णय लेता है। जीएसटी मतलब वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क, जीएसटीएन, इसमें क्या है, यह जीएसटी पोर्टल के लिए आईटी सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है, आईटी सुविधा प्रदान करता है। क्लियर बात। ये रही कुछ जो है जीएसटी की मुख्य विशेषताओं पर बारे में। अब आता है जीएसटी काउंसिल, जो अभी बताया आपको कि ये जीएसटी परिषद, ये जीएसटी काउंसिल निर्णय लेने वाला मुख्य निकाय है। अब जो ये निर्णय लेने वाला मुख्य निकाय है, इसमें कौन कौन होते हैं कि अपने ही कोई 2-4 लोग मिलकर कहेंगे कि हम निर्णय लेंगे, जो हम निर्णय लेंगे यही सही होगा, बाकी से नहीं सही होगा, तो ऐसा नहीं है। अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में, इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 279A 279A, इसमें क्या है, संविधान का अनुच्छेद 279 के उपबंधों के अधीन जीएसटी परिषद क्या की गई, स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई, जीएसटी परिषद की। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय है। याद रखिए, जीएसटी काउंसिल आपसे पूछा जाए कौन से निकाय है, तो जीएसटी काउंसिल एक जो है संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 279A को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। एक पॉइंट ये हो गया। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया था, पॉइंट ये है। केंद्र सरकार नहीं है। यहाँ पर आपको डाउट आएगा कभी कभी कि केंद्र सरकार गठित करता है या संसद गठित करता है, तो संसद गठित करता है और नहीं केंद्र सरकार, कौन करता है, राष्ट्रपति। हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद का होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कौन, मतलब गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, और केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। एक पॉइंट ये। अब सवाल ये, उद्देश्य क्या है इसका। उद्देश्य देखिए, जीएसटी की दरें निर्धारित करना। जीएसटी की दर जो भी ऊपर चर्चा हो रही, वो जो दर होती है वो निर्धारित करता है कौन, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी से संबंधित नीतिगत निर्णय लेना तथा केंद्र और राज्यों की क्या करना है, सिफारिश करना। ये किसका काम है, जीएसटी काउंसिल का। ठीक है, अब मेन चीज क्या है कि ये निर्णय लेते कैसे हैं भाई, निर्णय लेंगे सब लोग, कैसे निर्णय लेंगे, देखिए कैसे निर्णय लेते हैं। किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए वेटेज वोटिंग की 3/4 बहुमत की आवश्यकता है। मतलब कोई भी निर्णय लेने के लिए कितना, 3/4 बहुमत होना चाहिए। एक चीज ये, राज्यों के पास जो सामूहिक रूप से वेटिंग है, वोटिंग वेटेज है, वो है कितना, 2/3 का। 2/3 का। अब चाहिए कि 3/4 चाहिए, तो जबकि केंद्र के पास कितना होता है, केंद्र के पास होता है 1/3 का। समझ रहे ना। अब राज्य, इतना याद रखिएगा कि राज्यों के पास कितना, 2/3 होता है, और केंद्र के पास कितना होता है, 1/3 होता है। अब पहले तो ये तय करिए किसके पास ज़्यादा होता है, किसके पास कम होता है, तब आपको यहाँ पता चलेगा कि 3/4 किसको होता है, कि कब कहेंगे। ठीक है, तो ये रहा कुछ जो है कि निर्णय लिया कैसे जाता है, और राज्यों का कितना वेटेज है, और कितना वोटिंग वेटेज, और कितना जो है केंद्र का वोटिंग वेटेज है। ये तो रहा कुछ जो है पॉइंट। अभी भी इसमें है, बहुत कुछ है, समझिए, और एक अच्छे से समझना पड़ेगा इस पूरे पॉइंट को। उसके बाद क्या है कि जरा देखिए, ये जीएसटी अपीली अधिकरण। अब क्या बात आता है, जीएसटी मतलब जीएसटी है ना, अपीलेट ट्राइब्यूनल। अब इसमें क्या है, जरा ये समझिएगा कि यह केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी अधिनियम 2017 के तहत स्थापित द्वितीय अपीली प्राधिकरण है। एक चीज ये, कौन सा, द्वितीय अपीली प्राधिकरण है। यह सीजीएसटी अधिनियम 2017 और राज्य जीएसटी मतलब एसजीएसटी अधिनियम के तहत स्थापित अपीली प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ क्या करता है, अपील सुनता है। कौन, जीएसटेट। सर नाम कैसे याद रखिए इसको, जीएसटेट करे कि जीएसटी ऐड करे, जो भी कर लीजिए, मतलब याद रखिए बस। इसकी एक प्रधान पीठ नई दिल्ली और राज्यों में अलग अलग पीठें हैं। मतलब केवल एक ही जगह दिल्ली में ही नहीं है, राज्यों में भी इसके जो है अलग अलग पीठें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जीएसटेट का प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष होता है, प्रधान पीठ की अध्यक्षता करता है। किसकी अध्यक्षता करता है, प्रधान पीठ जो नई दिल्ली में है ना। प्रधान पीठ में 2 तकनीकी सदस्य केंद्र और राज्यों से एक केंद्र के रहेंगे, एक राज्य से भी एक रहेंगे। ठीक है, शामिल होते हैं। जीएसटेट के अध्यक्ष नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, अब यहां ध्यान रखिएगा, कौन, जीएसटेट के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। मतलब कि या तो मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित जो कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो,
उसको कौन नियुक्त करता है? नियुक्त करेगा केंद्र सरकार, और नामित कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष कह रहा हूं मैं, सॉरी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इस पर ध्यान रखिए। अध्यक्ष का कार्यकाल, अब यहाँ पे कार्यकाल मानकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष, नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, एक तो 3 वर्ष याद रखिए, चाहे 70 वर्ष की आयु याद रखिए, दोनों में से जो पहले हो जाए, जो भी पहले होता है वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आता कि नहीं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, तो आदमी कन्फ्यूज होता है, ऐसे कैसे होगा? जीएसटी में कोई है, अध्यक्ष है, तो उसको जो फिर से नियुक्ति कैसे दे देंगे? तब तो जो है घोटाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, तमाम तरह दिमाग में आता है। याद रखिए वो पुनर्नियुक्ति के पात्र है। एक बात ये। अब आता है उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी के बारे में। किसके बारे में? एक्साइज ड्यूटी के बारे में। इसमें क्या एक्साइज ड्यूटी में देखिए क्या है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। पहले ये ध्यान रखिए, एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। एक पॉइंट यह भारत में विनिर्मित तथा भारत में खपत के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। भारत में विनिर्मित तथा भारत में खपत के लिए उपयोग, मतलब भारत में ही बनेगा और भारत में ही उपयोग किया जाएगा, तो उस पर क्या लगाया जाता है? एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। वहीं दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं पर अगर कोई वस्तु जो बाहर से आयात की जा रही है, मंगाई जा रही है दूसरे देश से, उस पर सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। एक कस्टम ड्यूटी होता है, एक एक्साइज ड्यूटी होता है। एक्साइज ड्यूटी होता है जो भारत में ही बने और भारत में ही उपयोग हो, वहाँ पर लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी। लेकिन जब कोई वस्तु बाहर से आ रही हो, मतलब विदेश से, तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है? कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। तो ये कम से कम क्लियर है कि कस्टम ड्यूटी कब लगाया जाता है और एक्साइज ड्यूटी कब लगाया जाता है। ठीक है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, CBEC, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड उत्पाद शुल्क संग्रह करने के लिए क्या जिम्मेदार है? किसके लिए? उत्पाद शुल्क संग्रह करने के लिए। कौन? CBEC। ये अलग है, ध्यान रखिएगा कि अगर उत्पाद शुल्क संग्रह करने की बात आएगी तो कौन करेगा? CBEC करेगा। ठीक है। एक पॉइंट उसके बाद देखिए क्या है कि केंद्रीय स्तर पर, किस बात हो रही? केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में लगाया जाता था। किस रूप में? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में। लेकिन कई तरह के उत्पाद शुल्कों को GST में समाहित कर दिया गया। किसमें समाहित कर दिया गया? GST में। आज उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोलियम और शराब पर ही लागू होता है। किस पे? वर्तमान समय में अगर उत्पाद शुल्क की बात आएगी, किस कहाँ पर लागू होगा? केवल और केवल किस पर? पेट्रोलियम पर और शराब पर। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। शराब, मादक पेय और नारकोटिक्स पदार्थों पर उत्पाद शुल्क अब राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाता है। कौन वसूलता है? राज्य सरकार। किस पे? किस पे? शराब पर, मादक पेय पर और नारकोटिक्स पदार्थों पर। नारकोटिक्स ध्यान रखिएगा। इस कारण इसे राज्य उत्पाद शुल्क कहा जाता है। इस कारण क्या कहा जाता है? राज्य उत्पाद शुल्क। ये रहा आपका कुछ जो है GST के बारे में। कुछ और इस पे पॉइंट है, जरा ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा कितना है ये, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इतना कंप्लीट होने के बाद समझ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सुर्खियों में क्यों है, पॉइंट क्या था? आर्टिकल है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, IDS, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। देखिए क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, किसने? वाणिज्य और उद्योग, अब यहाँ पे किसका रोल आएगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का रोल आएगा। ने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ एक डॉक्यूमेंट साझा किया है। किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। किससे निपटने के लिए? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से, मतलब ये समस्या है। इन्वर्टेड ड्यूटी क्या है? एक समस्या है। पहले चीज समझिए। अब जब इस समस्या है, इससे निपटने की बात हो रही है, तो क्या है आखिर ये समस्या? कौन सी समस्या है? इसको समझिएगा। अब बात आती है कि IDS के बारे में समझिए। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। यह वह स्थिति है जब किसी तैयार उत्पाद, मतलब फिनिश्ड गुड्स, जो बन चुका, जो तैयार हो गया, यह वह जब किसी तैयार उत्पाद की तुलना में उस उत्पाद के कच्चे माल के आयात पर अधिक प्रशुल्क का भुगतान करना पड़ता है। मतलब कि कोई वस्तु है, मान लो जो बन गया है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो कच्चा माल है, कच्चा माल जब उसको मंगाया जाता है
है ना। जब उस कच्चे माल का आयात किया जाता है तो उस पर जो भुगतान करना पड़ता है, ज़्यादा जो ज़्यादा भुगतान उस पर करना पड़ता है, वही क्या होता है, आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्लियर बात। दूसरे शब्दों में समझिए और आसानी से, और आसानी भाषा से आपको समझ में आएगा कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब देखा जाता है कब, जब कच्चे माल की खरीद पर लगने वाली जीएसटी दर, कच्चा माल खरीद रहे हैं उस पर जो जीएसटी लग रहा है, तैयार उत्पाद की बिक्री पर दे जीएसटी दर से अधिक हो। मतलब कि जैसे थोड़ा समझिएगा कि अगर हम ये कहें कि एक है गेहूँ, ठीक है, गेहूँ है, अब इससे मान लीजिए क्या बना, ब्रेड बना, ठीक है, ब्रेड बना। गेहूँ मंगाने में अगर जो जीएसटी लग रहा है, ब्रेड मंगाने में जो जीएसटी लग रहा है, अगर इसके जीएसटी से गेहूँ का जीएसटी ज़्यादा हो जाए, तब ये हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर समस्या। कौन समस्या है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर देखा जाता है वहाँ पर। क्लियर है बात। ये तो रहा कम से कम कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है क्या, आईडीएस। अब बात आती है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का प्रभाव क्या है। प्रभाव जरा देखते हैं, प्रभाव क्या है इसमें। देखिए, इसमें घरेलू उद्योग को नुकसान होता है। जब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पर क्या होता है, घरेलू जो उद्योग होते हैं उनको नुकसान होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस कारण क्योंकि देश के विनिर्माताओं को तैयार उत्पाद की तुलना में कच्चे माल के लिए अधिक प्रशुल्क चुकाना पड़ता है। भाई कोई चीज़ बनाकर कोई बेच रहा है तो उसको जितना करना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा उसको कच्चा माल मंगाने में ही पैसे देना पड़ जा रहा है। इसलिए उसको क्या होता है, घाटा होने लगता है, नुकसान होने लगता है। क्लियर बात। क्या कहा, इससे क्या होता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से इससे घरेलू उद्योग को नुकसान होता है। ठीक है। दूसरा लाइन देखिए, दूसरा लाइन क्या है कि कच्चे माल के महंगे आयात से उससे तैयार उत्पाद भी महंगे हो जाते हैं। भाई जब कच्चा माल ही खूब महंगा आ रहा है तो जब बनाएंगे कोई चीज़ तो वो तो ऑलरेडी महंगा हो जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है। तो इसको नहीं वो सस्ता हम बेचेंगे और सस्ता बेचेंगे, मतलब लेंगे महंगा खरीदेंगे महंगा और बेच सस्ता, ऐसा कभी नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, जब तैयार उत्पाद महंगा हो जाएगा तो महंगे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। भाई महंगा कोई चीज़ बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्ता मिल रहा है, अब तो हम चल रहे हैं स्पेशल बता रहे हैं जब हम बहुत अच्छा बनाए हुए हैं और महंगा बेच रहे हैं। भाई कोई मान लीजिए कोई लैपटॉप बेच रहा है, वो कह रहा है मैं जो है 2000 में दे दूंगा। अब हम कह रहे हैं नहीं हम इंडियन बना रहे हैं तो हम आपको जो है 10,000 देंगे, तो कोई लेगा नहीं लेगा। सिंपल बात, महंगा भाई महंगा। अब ऐसा तो है अब मुझे से बताने का कोई बिना चेक करे मांग लेगा आपसे, ऐसा तो होने का होगा नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर समस्या बढ़ जाती है। उसके बाद क्या है, मजे समझिए, इकोनॉमी बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बस समझ कर पढ़िएगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से प्रभावित करदाता के, किससे, करदाता के। भाई जो कर देगा वही करदाता होगा। कि जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्थिति बनी रहती है। किसकी स्थिति, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, इसकी स्थिति बनी रहती है। किसमें, जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। कितना टफ स्टेटमेंट है ना। इससे क्या होगा, इससे करदाताओं के लिए कार्यशील पूंजी की कमी हो जाती है। कौन सी पूंजी, जो कार्य करती है ऐसी पूंजी। क्योंकि अब क्योंकि कच्चे माल पर क्या हो जाता है, अधिक कर हो जाता है, होने के कारण उसका धन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में सरकार के पास जमा रहता है। किसके रूप में, आईटीसी के रूप में। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ऊपर वाला जो भी चर्चा हुआ आईडीएस, जीएसटी व्यवस्था के तहत रिफंड के समय भी समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है ना, कि जो रिफंड आता है वो भी उस पर समस्या पैदा करता है। तो ये रहा कुछ आपका, क्या रहा, आईडीएस, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब सवाल क्या है, दूसरा आर्टिकल कितना बड़ा भाई, एक बार देख लेते हैं। काफी कुछ है, चलिए कवर कर लेते हैं ना, क्योंकि कवर करना ही है। अब सोचेंगे छोड़ देंगे फिर कैसे काम चलेगा। ये आर्टिकल कौन सा है, ये है दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और इंडेक्सेशन लाभ, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट। बहुत टफ है ये, बहुत आराम सुनिएगा,
खुद तो पढ़ेंगे तो भाई ठीक है, आप अगर पढ़ रहे तो अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए जो मतलब पढ़ने जिनको दिक्कत होती है उनके लिए ये चीज़ है। चलिए, सुर्खियों में क्यों था? लोकसभा ने, देखिए लोकसभा रोल आ गया है, लोकसभा ने अचल संपत्तियों, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी मूव नहीं करती उनकी बात हो रही है, अचल संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, एलटीसीजी, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर प्रावधानों में संशोधन करने वाले वित्त विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान की है। अब देखिए, लोकसभा ने मंजूरी प्रदान की है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया है। अब क्या है क्या नहीं बात अलग है, लेकिन इतना तो पता होगा कि लोकसभा ने अगर मंजूरी प्रदान की है संशोधन के लिए, है ना, वाले वित्त, अभी ये भी वित्त विधेयक है, ध्यान रखिएगा। कौन विधेयक है? वित्त विधेयक, धन विधेयक, अंतर होना चाहिए आपको, क्लियर होना चाहिए वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है ना, क्योंकि देखिए यही है, पॉलिटी का इकोनॉमी से रिलेशन है, अभी मैं समझो कोई रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन है, ठीक है। अब जरा इसके बारे में आराम से एक एक चीज जो है ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। देखिए, पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है? ये एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए है, एक लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। ये क्या है? कैपिटल गेन्स टैक्स के प्रकार है दो। धारण अवधि कितने होती है जरा ये समझिएगा। जो शॉर्ट टर्म का है वो 24 महीने से कम समय तक पूंजीगत संपत्ति के धारण पर, जैसे रियल एस्टेट, रियल एस्टेट आप सुने होंगे। और उसके बाद क्या है, उसी में लिखा हुआ कि 12 महीने से कम समय तक पूंजीगत संपत्ति, देखिए पूंजीगत संपत्ति पर धारण कर पर, क्या है इसमें धारण पर, देखिए इसमें प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज, जैसे कि शेयर और म्यूचुअल फंड्स। कौन कौन? शेयर और म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आता है कि लॉन्ग टर्म जो है एलटीसीजी, ये क्या है? 36 महीनों से अधिक समय तक पूंजीगत संपत्ति के धारण पर, कितने? 36 महीने। यहाँ पर 36 महीने किसकी बात हो रही है? चल संपत्ति की बात हो रही है, क्लियर। 12 महीने से अधिक समय तक पूंजीगत संपत्ति के धारण पर, कितने से? 12 महीने से अधिक। यहाँ पर एक 36 महीना है, एक 12 महीना है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड्स, कौन कौन होते हैं? सूचीबद्ध इक्विटी और क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। 24 महीने से अधिक समय तक पूंजीगत संपत्ति के धारण पर, इसमें क्या है? अचल संपत्ति, गैर सूचीबद्ध इक्विटी, शेयर। ये कुछ रहे पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, एक जो है अगर आप मेंस में इसको यूज करना चाहते आराम से यूज कर सकते, कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब बात आती है संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान। जो संशोधन अधिनियम आया है, जो लोकसभा ने पारित किया, मंजूरी दी, पारित कह रहे हैं, मंजूरी दी, उसका क्या प्रावधान है? अब इस प्रावधान के बारे में हम थोड़ा जो है चर्चा करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है कि संशोधन अधिनियम में कि इंडेक्सेशन लाभों की समाप्ति, इंडेक्सेशन लाभों की समाप्ति, सुनिएगा आराम से समझिएगा। पहले बजट 2024-25 में इंडेक्सेशन लाभ को क्या कर दिया गया? समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया था, बजट में था ये 2024-25 के बजट में था ये कि इंडेक्सेशन लाभ क्या कर दिया जाए, इसके प्रस्ताव को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। इसके लाभ को समाप्त करने का प्रस्ताव, ठीक। इस संशोधन में इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया, वही चीज है। हालांकि 23 जुलाई 2024 से पहले अर्जित संपत्तियों को ग्रैंड फादर्ड परिसंपत्ति का दर्जा दिया गया। यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन गया कि ग्रैंड फादर्ड परिसंपत्ति क्या होता है ना, समझिए ध्यान से। ग्रैंड फादर्ड परिसंपत्ति क्या होता है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? कि 23 जुलाई 2024 से पहले अर्जित संपत्तियों की बात हो रही है। ये टाइम भी मन कर आपको ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये है कि ग्रैंड फादर क्लॉज को लिजेसी क्लॉज भी कहा जाता है, लिजेसी क्लॉज भी कहा जाता है, याद रखिए किसको? ग्रैंड फादर क्लॉज को। इसमें क्या, यह एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है, कैसी कानूनी व्यवस्था है? जो ग्रैंड फादर क्लॉज है यह कैसी कानूनी व्यवस्था है? क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। कैसी कानून? देखिए जिसमें व्यक्तियों, संस्थाओं या कंपनियों को, एक व्यक्तियों की बात हो रही है, संस्थाओं की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है, को नए नियम
विनियम या कानून लागू होने के बाद भी, नए नियम विनियम और या कानून लागू होने के बाद भी उन गतिविधियों या कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, ठीक है, जिन्हें वे पहले से कर रहे थे। इसीलिए क्या बोलता है, ग्रैंडफादर क्लॉज या लीजेसी क्लॉज। लीजेसी समझ में आ जाएगा इससे। लीजेसी अगर आपको पता रहेगा तो कन्फर्म, अगर आपको स्टेटमेंट मिलता है कहीं पर या ऑप्शन मिलता है तो आप क्लियर कर लेंगे उस चीज को। उसके बाद क्या है, करदाताओं के लिए विकल्प। इसमें क्या भाई, करदाताओं के लिए विकल्प क्या है, ये संशोधन करदाताओं को निम्नलिखित विकल्प प्रदान करते हैं। कौन कौन से विकल्प प्रदान करते हैं, करदाता निम्नलिखित 2 विकल्पों में से किसी एक का चयन कर कम टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा बात है। अब सवाल ये, कौन कौन सी जो है 2 विकल्प हैं जिससे करदाता अप्लाई कर मतलब अपना लेते हैं और उनको कम टैक्स देना पड़ता है। पहला, पुरानी योजना व्यवस्था। इसमें क्या है, 23 जुलाई 2024 से पहले अर्जित संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% LTCG टैक्स का भुगतान करना। कब से, 23 जुलाई 2024 से पहले की बात हो रही है। 23 जुलाई 2024 से पहले की बात हो रही है, ठीक है। नई योजना व्यवस्था, इसमें क्या है कि इंडेक्सेशन के बिना, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडेक्सेशन के बिना बात हो रही है और यहाँ पर इंडेक्सेशन के साथ। जब इंडेक्सेशन के साथ की बात हो रही है तो यहाँ पर 20% LTCG है, लेकिन यहाँ पर जो बिना इंडेक्सेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर 12.5% LTCG टैक्स का भुगतान करना है। पहले के 20 टैक्स की तुलना में क्या करना है, 20% टैक्स की तुलना में कम है। ये क्लियर है बात। नई योजना, पुरानी योजना, उम्मीद है कि ये बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद क्या आता है कि हालांकि 23 जुलाई 2024 की कट ऑफ तिथि के बाद अर्जित संपत्ति की खरीद के लिए केवल नई व्यवस्था लागू होगी। कब की बात है, 23 जुलाई 2024 के बाद की बात है, जो ये कट ऑफ डेट रखी गई है। इसके बाद अगर कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो उसके लिए केवल क्या है, नई व्यवस्था ही लागू होगी। अच्छा, इंडेक्सेशन केवल अर्जित लाभ पर लागू होता है। इंडेक्सेशन किस पर लागू होता है, इंडेक्सेशन केवल अर्जित लाभ पर लागू होता है तथा वे किसी भी हानि पर लागू नहीं होते हैं। इंडेक्सेशन हानि पर लागू नहीं होता है, किस पर लागू होता है, अर्जित लाभ पर लागू होगा। क्लियर बात। एक पॉइंट ये हो गया। अब आता है क्या कि छूट में वृद्धि। इसमें क्या है, सूचीबद्ध इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पर LTCG टैक्स के लिए छूट सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है, 1.25 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना, 1 लाख रुपए जो इसका सीमा था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 1.25 लाख रुपए। इसी प्रकार जो लॉन्ग टर्म के लिए इन परिसंपत्तियों पर लागू कर की दर कितना है, 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 12.5% कर दिया गया है। एक तो ये पॉइंट कि लॉन्ग टर्म के लिए कितना किया गया है, 10% बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 12.5%। मतलब याद रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आता है क्या, इंडेक्सेशन है क्या। बेसिकली इतनी सारी बातों पहले तो समझिए इंडेक्सेशन क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है, समझ के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं हर क्वेश्चन आ ही जाए, कभी कभी मेंस में पूछ लिया या छोटा मोटा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाए, तो इसके लिए आपको जो है तैयार रहना है। देखिए क्या होता है, इंडेक्सेशन क्या होता है। इसका आशय पूंजीगत लाभ की गणना करते समय, इसका आशय जब पूंजीगत लाभ की गणना की जाती है उसकी बात हो रही है। पूंजीगत लाभ की गणना करते समय मुद्रास्फीति के अनुरूप, किसके अनुरूप, मुद्रास्फीति के अनुरूप किसी संपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करने से है। किससे, किसी संपत्ति के खरीद मूल्य को, कोई संपत्ति जिस मूल्य से खरीदी जाती है उसको समायोजित करने की बात है। किससे समायोजित करना है, यह समायोजित करना है मुद्रास्फीति के अनुरूप। फिर से लाइन देखिए, डेफिनेशन बहुत जरूरी है। डेफिनेशन नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है। इंडेक्सेशन क्या है कि इसका आशय पूंजीगत लाभ की गणना करते समय, ठीक है, मुद्रास्फीति के अनुरूप, मुद्रास्फीति पता होगा, इसके अनुरूप किसी संपत्ति के खरीद मूल्य को क्या करना है, समायोजित करने से है। एक चीज ये। अब क्या आता है, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक। ये क्या है, क्या है, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CII का उपयोग किसी संपत्ति की, कहां पर किया था, CII, ध्यान रखिएगा। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CII का उपयोग किसी संपत्ति की मुद्रास्फीति समायोजित कीमत की गणना करने में किया जाता है। ठीक है।
ठीक है। जो मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप किसी संपत्ति की कीमत में क्या करता है, वृद्धि के अनुमान दर्शाता है। सिंपल सी बात है, जब मुद्रास्फीति को ऐड किया जाएगा, जब भी मुद्रास्फीति के बारे में बात होगी तो उससे क्या होता है कि कीमत में वृद्धि हो जाती है। ये तो आपको पता ही होगा। प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि इसे प्रत्येक वर्ष आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है। किसके द्वारा? आयकर विभाग द्वारा। और इसे आयकर अधिनियम बनकर आपको पता रहना चाहिए, कम से कम छोटी मोटी बात तो बताओ, अधिनियम पता होना चाहिए कि आयकर अधिनियम 1961 के धारा 48 के तहत किया गया है, परिभाषित किया गया है। अब एक पॉइंट आता है कि मुद्रास्फीति समायोजित मूल्य, अगर आपको ये फार्मूला पता करना हो कि कैसे होता है ये, तो देखिए क्या है कि बिक्री के वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CII, बिक्री के वर्ष का, ठीक है, बटे खरीद के वर्ष का CII, मतलब बिक्री के वर्ष का CII और खरीद के वर्ष का CII इंटू टोटल करके, अब इंटू कर दीजिए, गुणा किसे करना है, परिसंपत्ति का वास्तविक खरीद मूल्य। परिसंपत्ति जो है उसका वास्तविक खरीद मूल्य, यही क्या होता है आपका मुद्रास्फीति समायोजित मूल्य, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस। अगर आपको निकालना हो, बस कुछ नहीं करना है, बिक्री के वर्ष वाला ऊपर करना है और नीचे क्या करना है, खरीद के वर्ष वाला करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है परिसंपत्ति के वास्तविक खरीद मूल्य से। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आता है इंडेक्सेशन से लाभ क्या है। अगर इंडेक्सेशन हो रहा है तो अब ये मेंस कभी बन जाता है, कभी प्रीलिम्स क्वेश्चन बन जाता है, तो अब इंडेक्सेशन से लाभ क्या होगा, ये लाभ जरा देखिएगा। यह करदाताओं के लिए कर देयता को कम करते हुए उन्हें मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाता है। किससे बचाता है? मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। उसके बाद क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं पर बाजार कीमतों में वृद्धि के कारण, किस कारण, बाजार कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पन्न लाभ की बजाय, किसके बजाय, उत्पन्न लाभ की बजाय केवल वास्तविक लाभ पर ही कर लगाया जाए। मतलब केवल वास्तविक लाभ पर, ऐसा नहीं कि जो लाभ हो रहा है सब पे लगा दे, नहीं, जो वास्तविक है उस पे लगाया जाए। इसी प्रकार क्या है, इस प्रकार संपत्ति की कीमतों में होने वाली सामान्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाए, न कि मुद्रास्फीति जनित वृद्धि। मतलब महंगाई बढ़ गई, अब उस पर भी आप जो लगाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। क्या कह रहा है, सामान्य वृद्धि पर ही लगाया जाए, न कि मुद्रास्फीति जनित वृद्धि। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे, ये भी अगर आपको मन करे अंडरस्टैंडिंग बन ही जाएगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे क्या, विरासतगर नेक्स्ट लेक्चर में। एक कितना पेज है, 1 2 3 4 5, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये विरासतगर से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।